ये मौसम नदी का किनारा। अक्सर गाइस, अक्सर हमारी बेस्ट वाली पढ़ाई जो होती है ना वो रात में होती है, जब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, कोई भी शोर नहीं होता, तभी हम बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लास 11th 12th या ड्रॉपर में हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, और आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो आप एकदम सही जगह आए हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि सही से हम अगर केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो कौन सा तरीका बेहतर होगा, और मैं आपको उसी तरीके पर केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। तो बेस्ट तरीका यह है कि आप केमिस्ट्री को पार्ट वाइज कंप्लीट करें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, तीनों पार्ट्स को अलग कर लें और अलग अलग पढ़ें, अलग अलग उसकी प्रिपरेशन करें, अलग अलग प्रैक्टिस भी करें। इससे आपका सब्जेक्ट बहुत कॉन्सेप्चुअल ग्रो करेगा, कॉन्सेप्चुअली। तो मैं आपको यहाँ पर इनऑर्गेनिक के अंदर आने वाले टॉपिक्स की बात करने वाला हूँ और उनको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, शुरुआत करता हूँ पहले मैं इस बात से कि हम यहाँ पर क्या क्या कवर करेंगे इनऑर्गेनिक के अंदर। इनऑर्गेनिक बेसिकली, जब इनऑर्गेनिक की बात होती है तो आपके जहन में पी ब्लॉक डी ब्लॉक ही आता होगा, लेकिन इनऑर्गेनिक शुरू होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट पार्ट से। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, मगर इसके लास्ट पार्ट में जहां से आपको क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, वो पार्ट हम इनऑर्गेनिक में कंसीडर कर सकते हैं। एक्चुअली वो तो बेस है, फंडामेंटल ऑफ द केमिस्ट्री है, तो फिर भी हम उसको इनऑर्गेनिक में कंसीडर करेंगे। क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरी केमिस्ट्री में हमें एज अ फंडामेंटल टॉपिक इस्तेमाल करना होता है। तो उसके बाद हम क्लास 11th में और पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक के अंदर आएगा। केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आएगा इनऑर्गेनिक के अंदर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12th का। पी ब्लॉक सारा 11th 12th सारा। डीएनए ब्लॉक एंड इनऑर्गेनिक, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतना पार्ट मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, इनके अंदर जो जो टॉपिक्स कवर करूँगा, जो जो टॉपिक, उसमें आप फिर चाहे जेई एडवांस के एग्जाम दें, चाहे जेई मेंस का दें, चाहे नीट का दें, हर जगह के क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे। मगर कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ कुछ सब्जेक्ट, कुछ चैप्टर्स एक्सक्लूड किए हैं जो अभी रिसेंटली डिलीट किए गए हैं। एस ब्लॉक नहीं लिया मैंने, हाइड्रोजन चैप्टर नहीं लिया। ठीक है, तो इतना मैं फिलहाल कवर करता हूँ, फिर लास्ट में देखता हूँ एज लाइक थोड़ा सा एंड में डिसाइड करते हैं कि उसको पढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टॉपिक इस पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो है क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस टॉपिक को पढ़ेंगे भी अच्छे से, समझेंगे भी कंसेप्चुअली, और हम पीवाईक्यूज देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, फिर चेक करेंगे कि हमने कितना सीखा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। सो क्वांटम नंबर्स, सबसे पहला टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। इनऑर्गेनिक के नाम से आप अलग कॉपी बनाइए, सेपरेट कॉपी बनाइए, उसमें इनऑर्गेनिक पढ़िए। जो मैंने टॉपिक्स लिखा दिए हैं, इन्हीं टॉपिक्स को आपको उसमें लिखना है, इन्हीं टॉपिक्स को वहाँ पर रखना है, इन्हीं को रिवाइज करना है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स क्या होता है, किसी एलिमेंट के अंदर, या ये कह सकता हूँ केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल रिएक्शंस में जनरली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन, ट्रांसफर, लेन देन होता है। तो हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल पार्ट इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारे लिए ये पता लगाना ज़रूरी होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, कैसा है, उसकी एनर्जी क्या है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा इत्यादि। तो हमें वो सारी इंफॉर्मेशन पता करने के लिए कुछ सेट ऑफ नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ सेट ऑफ नंबर्स, कुछ संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं। सेट ऑफ नंबर्स विच डिनोट्स इलेक्ट्रॉन, सेट ऑफ नंबर्स विच डिनोट्स इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी पर्सन, किसी व्यक्ति का पोस्टल एड्रेस होता है। जैसे किसी व्यक्ति का पोस्टल एड्रेस हम एक्सप्लेन करते हैं, कहाँ रहता है, हाउस नंबर क्या है, फ्लोर क्या है, रूम नंबर क्या है, नाम क्या है, वैसे हमें इलेक्ट्रॉन की भी कुछ इंफॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर की डेफिनेशन आप सिंपली समझ लीजिए, सेट ऑफ नंबर्स विच गिव आइडिया अबाउट एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, इन एनी गिवन एटम, किसी गिवन
एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा उसकी पहचान हम किससे करते हैं? क्वांटम नंबर से। जब मैं किसी एटम की बात करता हूं तो एटम का जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी, जो एटम की आइडेंटिटी है, पहचान, वो उसके एटॉमिक नंबर से की जाती है। तो गैस मैं यहां पर एनी एटम की जो बात कर रहा हूं उसकी पहचान Z यानी एटॉमिक नंबर से करेंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बेसिकली होता क्या है, आप यहां पर थोड़ा सा मुझे जानना पड़ेगा पहले से। नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स इन एटम, ये एटॉमिक नंबर के बारे में एक बात हम अभी से हमें लेकर चलना पड़ेगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो मतलब आपको Z पता होगा भाई, हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, किसी एटम की बात कर रहे हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर हमें पता होगा। मतलब अगर मुझे हीलियम की बात करनी है तो एटॉमिक नंबर 2 पता होगा, सोडियम की बात करनी है तो एटॉमिक नंबर 11 दिया होगा। ये है मीनिंग ऑफ गिवन एटम। उसके बाद ये नंबर्स जो है वो क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, सो ये चारों, ये जो सेट्स या जो क्वांटम नंबर्स के अंदर जो रिक्वायर्ड नंबर्स है वो 4 हैं। 4 तरह की क्वांटम नंबर्स हमको पढ़नी होती है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर के बगैर आप क्या ही केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि किसी इलेक्ट्रॉन के शेल को बताता है। मीनवाइल मैं ये कंसीडर करके चलता हूँ, ये मान के चलता हूँ कि आपको एटम का बेसिक स्ट्रक्चर पता है। एटम के अंदर एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस क्या होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसको हम शेल कहते हैं। ठीक है, शेल के अंदर फर्दर सबशेल होते हैं, शेल, सबशेल, उसके अंदर ऑर्बिटल होता है। ठीक, देखो फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहता है। आई रिपीट, एटम के अंदर आप जाएंगे, एटम के अंदर कुछ सर्कुलर पाथ्स होंगे जिनको हम शेल कहेंगे, शेल के अंदर सबशेल होंगे, और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल्स। शेल को हम ऑर्बिट भी कहते हैं, ऑर्बिट अलग है, ऑर्बिटल्स अलग है। इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑर्बिटल में रहता है, यानी ऑर्बिटल वो 3 डायमेंशनल स्पेस होगा, वो जगह होगी। देखो ये कोई घर नहीं है, एक स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, मिलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। यानी एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना हाईएस्ट है। इसको एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, आप स्कूल गए हैं पढ़ने के लिए, तो आपके स्कूल टाइम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट कहाँ होगी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन स्टूडेंट इन स्कूल टाइम इज द क्लासरूम। क्लासरूम में कहाँ? टेबल पे। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट बेंच पर बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा क्लासरूम के अंदर। एकदम वैसे ही इलेक्ट्रॉन के भी पाए जाने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कहां होती है? ऑर्बिटल के पास। कहां होती है? ऑर्बिटल के अंदर होती है। ठीक है, जैसे आपके पाए जाने की संभावना बोर्ड के ऊपर, फैन के ऊपर बहुत कम होगी, मिनिमम होगी, जीरो होगी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए भी कुछ स्पेस होते हैं जहां पर उनके पाए जाने की संभावना जीरो होती है, नहीं होती है, उसको हम नोड कहते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहां रहेगा? ऑर्बिटल के अंदर। हमें फाइनली कहां पहुंचना है? ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होंगे गाइस। पहला होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छे से मेरी बात समझ लेना, स्पिन क्वांटम नंबर किसी व्यक्ति के नाम जैसा है।
इसको आप कंपैरेटिव समझते हैं और क्लियरिटी आएगी। इसी जो मैं आगे बात बताने वाला हूँ, इस एक बात से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बहुत अच्छी बात है, ध्यान सुनिएगा। मेरे पास कुल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। पहले आप वीडियो को पॉज करके उन 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स को रिवाइज कर लीजिए, मेमोराइज भी कर लीजिए। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से लिखते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर भी नाम है उसका, उसको l से लिखते हैं, अंतर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से लिखते हैं, एंड लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर को s से लिखते हैं। ये 4 सेट ऑफ नंबर्स हैं जिनके थ्रू, जिनके जरिए से, जिनकी हेल्प से हम किसी इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो किसी एलिमेंट, किसी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो हम उसके पैरेलल में क्या मान लेते हैं? एक स्टूडेंट मान लेते हैं। स्टूडेंट वो क्लासरूम में बैठा हुआ है, उसको कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन के पैरेलल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पैरेलल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एटम में। स्टूडेंट कहाँ है? बिल्डिंग के अंदर, बड़ी सी बिल्डिंग है उसके अंदर है। तो बिल्डिंग का कुछ नंबर होगा, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर जिसे कहते हैं आप, है ना। तो उस नंबर को आप बिल्डिंग या हाउस नंबर कहते हो। वैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी एटम में होगा, उस एटम के नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हो। क्या कहते हो? एटॉमिक नंबर। बात समझे नहीं? मतलब मेरा कहने का यह है कि एटॉमिक नंबर क्वांटम नंबर नहीं है। एटॉमिक नंबर तो एटम को दिखाता है। एटॉमिक नंबर की हेल्प से पहले आप एटम के पास जाएंगे, उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की हेल्प से आप शेल में जाएंगे, मतलब फ्लोर पे जाएंगे। देखो, हम किसी स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंचते हैं? पहले उसके घर हाउस नंबर में जाएंगे, बिल्डिंग नंबर, फिर जाएंगे कौन से फ्लोर पे क्लास चल रही है, फिर जाएंगे कौन से रूम नंबर में क्लास चल रही है, फिर जाएंगे कौन से बेंच पे बैठा है, फिर उसके नेम पे जाएंगे। तो मेनली ये 4 चीजें हैं ना, ये 4 चीजें, कौन से फ्लोर पे है, कौन से रूम नंबर में है, कौन से बेंच पे है, नाम क्या है। एकदम वैसे यहां पर भी कौन से शेल पे है, मतलब कौन से फ्लोर पे है, कौन से एनर्जी लेवल पे है, उसके बाद उसका सब एनर्जी लेवल क्या है, मतलब सब शेल क्या है, सब शेल, सब एनर्जी लेवल। ये क्या होगा? ये बेसिकली उसका रूम होगा। फिर उस रूम के अंदर कहां पाया जाएगा? बेंच पे। तो बेंच ऑर्बिटल होगा। तो ऑर्बिटल वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। एंड द लास्ट है इलेक्ट्रॉन को पहचानना है। अब उसका नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की पहचान स्पिन क्वांटम नंबर से करते हैं, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला सवाल हमारे डिस्कशन का जाके बना कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ 3 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, NLM। आप इन 3 क्वांटम नंबर की हेल्प से, इन 3 क्वांटम नंबर की हेल्प से ऑर्बिटल तक पहुंच जाएंगे। डिनोट एन ऑर्बिटल। अभी से मैं आपको बता दूं कि एक ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। रिपीट, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो अगर आप ऑर्बिटल तक पहुंच गए तो आपके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसमें से एक को चूज करना पड़ेगा। तो अब उसके नाम पर जाएंगे। वैसे ही जैसे अगर स्कूल के अंदर एक बेंच पे 2 बच्चे बैठते हैं तो आप बेंच तक पहुंच जाएंगे, तो आप स्टूडेंट तक तो पहुंच गए, लेकिन अब उसमें 2 में से एक को चूज करना होगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन चूज करने के लिए आपको उसके स्पिन को देखना पड़ेगा, जो मैं अभी आगे समझाने वाला हूँ। सो मैंने क्या बोला कि NLM आपको ऑर्बिटल तक पहुंचा देंगे। अब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से एक को रिकॉग्नाइज करना है, तो एक और क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा, और वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर के जानने के बाद आप सीधा इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाते हैं। मगर इन 3 क्वांटम नंबर की हेल्प से आप ऑर्बिटल तक पहुंचते हैं।
और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ट्रस्ट मी, इस पर इतने सवाल आए हुए हैं कि आपको 3 क्वांटम नंबर दे देगा NLM और बोलेगा बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो याद रखना, जब भी गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करे तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बस मैक्सिमम, ऑर्बिटल कहीं से भी आया हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इन चारों को वन बाय वन समझना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कैसे निकालना है। तो पहला क्वांटम नंबर हम पढ़ने वाले हैं। पहले एक बात और यहाँ पर है कि NLM क्या है, NLM कहाँ से मिलेगा। तो N, L और M, ये 3 डेटा आपको श्रोडिंगर इक्वेशन से मिलेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर रखा गया है, जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाएगा। यानी ये सोल्यूशन है। जैसे आपके पास अगर एक इक्वेशन आ जाए x² + 2 + 3x = 0, तो इसमें x की 2 वैल्यू आएगी ना। वैसे ही श्रोडिंगर को सॉल्व करके उससे जब आप सोल्यूशन निकालते हैं तो 3 सोल्यूशन आते हैं, N, L और M। ये तीनों सॉल्यूशंस किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिटल को, है ना। तो एक ऑर्बिटल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है गाइस, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग साई, और नीचे लिखते हैं NLM। अभी आगे इस NLM को बता दूंगा, फिर आप पहुंच जाओगे। साई यहां पर क्या है, साई वेव फंक्शन है, या इसे कह सकते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस पूरे लेक्चर की PDF आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, नीचे आप चेक कर सकते हैं इसका PDF क्लास का। तो इस पर आप ज़्यादा जोर ना दें, अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये क्या लिख दिया मैंने कहा ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जहाँ साई क्या है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ये पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N, हमें क्या क्या बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से एनर्जी लेवल में है। शेल को 3 नाम से जानते हैं, शेल को गाइस 3 नाम से जानते हैं, शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, ठीक है, तीनों बात सेम है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी N की रिक्वायरमेंट होती है, N की जरूरत पड़ती है। सो द क्वांटम नंबर गिव्स आइडिया अबाउट एनर्जी एंड डिस्टेंस। अच्छा, इसकी हेल्प से हमें डिस्टेंस मिल जाएगी, वो अलग बात है। ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि भाई न्यूक्लियस से बहुत सारे शेल हैं। कितने शेल होते हैं, इनफाइनाइट शेल होते हैं। कितने शेल होते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो उन इनफाइनाइट शेल में से कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है, इस बात को डिनोट करने के लिए हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। अब इन शेल्स के नाम दिए गए थे, आपको याद होगा बचपन में क्लास 9 में ही पढ़ा होगा, NLM नाम दिया गया था। जरा झूम झूम, जरा झूम झूम, जरा झूम झूम झूम, यार जो है गड़बड़, बहुत गड़बड़ हो गया, अयो। मैंने यहाँ क्या लिखा था, चलो मैं कहना क्या चाहता हूँ, असल में ऐसा शेल बनाना चाहता हूँ। ये है N = 1 2 3 4 and so on. This is the shell, सर्कुलर पास। ये न्यूक्लियस है, N = 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो इन शेल्स को, इन शेल नंबर्स को हम एक नाम देते हैं, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, O शेल, P शेल, Q शेल एंड सो ऑन। यानी अगर N = 1 है तो K शेल है। नंबरिंग कहाँ शुरू की जाएगी, न्यूक्लियस की तरफ से। न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल आएगा वो 1 होगा एंड सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट तक पॉसिबल है।
तो n इज इक्वल टू 1 k शेल है, 2 l शेल है, m शेल एंड सो ऑन। ये बहुत सिंपल सी बात है, आपने बचपन से इसको सीख रखा है। हाँ, n की हेल्प से फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जब हम बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत से फार्मूला जनरेट करते हैं। उन फार्मूले में n आता है, n जैसे कि आप रेडियस में पढ़ते हैं वहाँ पर n स्क्वायर बाई जेड आता है, एनर्जी पढ़ते हैं वहाँ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आता है, वेलोसिटी पढ़ते हैं या एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं NH/2 आता है। तो कहने का मतलब ये n की हेल्प से आप कई और डेटा निकाल सकते हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो पहले मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता हूँ। किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर मतलब अगर आप पहला शेल की बात करते हैं n इक्वल टू 1 लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 आ जाएंगे। n इक्वल टू 2 लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपके पास 8 आ जाएंगे। n इक्वल टू 3 लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपके पास 3 9 18 आ जाएंगे। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वर्ड ध्यान सुनना, मैक्सिमम, है ना। तो भाई अगर आप चले गए थर्ड शेल के पास, थर्ड शेल पे तो आपको 18 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। अब वो 18 में से चूज करना है ना, तो आगे और फर्दर हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। अच्छा, इसी n की हेल्प से अब ये कुछ फार्मूले टाइप आप समझ लीजिए कि अगर आपको ये बता दिया जाए कि कौन से शेल में हो, कौन से शेल में हो, कौन से शेल की बात कर रहे हो, तो उस शेल नंबर की हेल्प से आप बहुत से डेटा निकाल सकते हैं। पहला डेटा था कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। एक और डेटा है कि उस पर्टिकुलर शेल पे कितने सब शेल होंगे, कितने सब शेल होंगे, कितने सब एनर्जी लेवल्स होंगे, दैट इज इक्वल टू n। मतलब जिस शेल में आप हो, जिस ऑर्बिट में आप हो, उसमें उतने ही सब शेल रह सकते हैं, उतने ही सब एनर्जी लेवल हो सकते हैं। आई मीन टू से कि अगर आप n इक्वल टू थर्ड पे हो, थर्ड शेल में हो, तो वहां 3 ऑर्बिट रह सकते हैं, 3 सब शेल होंगे, उसमें 3 सब शेल। चौथे शेल में 4 सब शेल, दूसरे शेल में 2 सब शेल, पांचवें शेल में 5 सब शेल एंड सो ऑन। ऐसा होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे क्या सच में सारे यूज होते हैं या नहीं। तो अगला पॉइंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल इन गिवन शेल इज गिवन बाय n। मतलब ये मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे, आप लिख लेना इसको पॉइंट लिखना, फिर नीचे लिख देना फॉर एग्जांपल इन n इज इक्वल टू 2 देयर आर 2 सब शेल, n इज इक्वल टू 3 देयर आर 3 सब शेल, है ना। वो कौन कौन से हैं आगे डिस्कस करेंगे। फिर आपको मैंने अभी बताया कि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ, यकीन मानो बहुत सवाल इस पे आता है। अगर किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास 10 ऑर्बिटल है, आई एम सॉरी, एक किसी शेल में मैंने बता दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम फॉर एग्जांपल। तो मतलब उसमें 2 ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे। आप समझे नहीं भाई, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिटल, उल्टा चलो ना, 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब ऑर्बिटल 2 होंगे, इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन 4 होंगे तो ऑर्बिटल 2 होंगे। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हाफ होगा। तो देखो, अगर आपको ये पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n स्क्वायर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो बताओ किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, उसका हाफ यानी n स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक लाइन समझिएगा, हर एक लाइन क्वेश्चन है। फिर अब जितना ज़्यादा हायर n की वैल्यू होगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उतना न्यूक्लियस से दूर होगा, ये तो बेसिक सी बात है। आगे चलते हैं। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, देखो जेईई मेंस 2023। आप लोग कहते हो इतना आसान आसान पढ़ा रहा हूँ, आपको आसान से ही टफ की तरफ चलना है। क्वेश्चन आ गया जेईई मेंस 2023। क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated in a shell n is equal to 4।
तो 2n² यानी 2 इंटू 16 यानी 32। सो सिंपल, सो ब्यूटीफुल। तो आंसर बी इज करेक्ट, 32। अब ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है। तेरे इश्क पे तेरे वक्त पे बस हक है, बस मुझे गाना नहीं आता। इस क्वेश्चन के बाद अब हम बात करते हैं कि आखिर हम विद द हेल्प ऑफ एन क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन, विद द हेल्प ऑफ, with the help of n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, we can find क्या क्या हम निकाल सकते हैं। पहला, नो डाउट शेल तो निकाल ही सकते हैं ना, शेल ऑर्बिट तो निकाल ही सकते हैं, बहुत सिंपल है। या एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल अलग बात है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, एटम की रेडियस भी निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं फिर से बता दूं, ये सारे टर्म्स इन सबके फार्मूले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, बोहर एटॉमिक थ्योरी के अंदर। तो उसके अंदर एन आता है, तो हम कह सकते हैं ना उस एन पर वैल्यू डिपेंड करती है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ, इन एनी इनिशियल, किसी शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी वो भी निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ, एंगुलर मोमेंटम, अब एक साथ लिख देता हूं, एंगुलर मोमेंटम कॉमा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, एंगुलर वेलोसिटी एंड एनर्जी ETC, ये सब हम विद द हेल्प ऑफ एन निकाल सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी वैल्यू है जो हम नहीं निकाल सकते इसकी हेल्प से। कुछ ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं, एन हमेशा इंटीजर होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एन कैन नॉट बी जीरो। ओके, अब हम बात करते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एल से लिखते हैं। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम 3 नाम से जानते हैं, एजीम्यूथल, सब्सिडियरी, सेकेंडरी और एंगुलर क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है, सब शेल को बताता है। सब शेल को हम और क्या नाम दे सकते हैं गाइस, सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, दिस इज एल, डेफिनेशन ऑफ एल। अब एल की वैल्यू समझो, एल की वैल्यू क्या होगी, जैसे अभी आपने पढ़ा कि एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू 1 2 3 होगी। फिर आपने कहा एन की वैल्यू 1 के लिए कौन सा शेल होगा, उसको क्या डिनोट कैसे करोगे, के से करोगे ना, के। तो वैसे ही समझना, वैसे ही एल की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। एल की वैल्यू, एल की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एल कैन बी जीरो, ये जीरो से शुरू होती है, कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3, कैन बी 4 एंड सो ऑन। ये इस तरह से हो सकती है। एन जीरो नहीं होता था पर एल जीरो होती है। अब एल बताता क्या है, सब शेल को। ठीक है, तो उन सब शेल के नाम दिए गए हैं SPDFGH एंड सो ऑन, स्मॉल लेटर में। तो जैसे वहां पर आपने शेल के नाम दिए थे KLMN एंड सो ऑन, वैसे यहाँ सब शेल के नाम देंगे आप SPDFGH एंड सो ऑन। तो कैसे नाम दिया जाएगा गाइस, गाइस 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 गाइस, देखो अगर L इज इक्वल टू 0 है तो वो सब शेल स्मॉल s होगा, और अगर L इज इक्वल टू, सब शेल है यहाँ पर
1 है तो वो सबशेल स्मॉल p होगा, स्मॉल d होगा, स्मॉल f होगा, स्मॉल g होगा एंड सो ऑन। तो बताओ l इज इक्वल टू 5 के लिए क्या आएगा, h सबशेल, h सबशेल। अब ये चर्चा अलग है, आगे की जाएगी कि कौन सा सबशेल पॉसिबल है, कौन सा सबशेल पॉसिबल नहीं है, कौन सा सबशेल आज यूज हो रहा है, कौन सा सबशेल अभी हाइपोथेटिकल है, बट पॉसिबिलिटी ये सारी है। ये पूरा क्लियर है। अब इन लेटर्स को डिराइव किया गया है शार्प, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये थ्योरी वाला, प्रिंसिपल लास्ट में एल ही होगा, डिफ्यूज, फंडामेंटल, जीरेट वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। इसके फुल फॉर्म कहाँ से आए हैं लिख सकते हैं, शार्प, एस फॉर शार्प, आई एम सॉरी, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल, फंडामेंटल, जीरेट, etc, ये इनके फुल फॉर्म्स हैं। ठीक, अब ये अलग अलग भी आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर L इक्वल टू 2 हुआ तो D सबशेल है। तो अब आपको थोड़ा यहाँ टाइम देना है, बैठ के समझना है, लिख लिख के पढ़ना है, लिख के रिवाइज करना है, फिर आगे बढ़ो मेरे साथ पॉज करके। अब आप जो ये L की वैल्यू लिख रहे हैं ना, इस L की वैल्यू को कहाँ से लाएंगे, L की वैल्यू आएगी कहाँ से, L की वैल्यू कैसे डिराइव करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल है। तो L की वैल्यू n पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, n पे, स्मॉल n पे, स्मॉल n पे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छे से पूरा फोकस करके समझना, सुनना ध्यान से। अभी इस टाइम कुछ भी मत करना, लिखना बिल्कुल भी नहीं। L की वैल्यू देखो, अगर मैं आपको सीधा सबशेल के पास ले जाऊं, सबशेल के पास ले जाऊं, कहूं भाई आप P सबशेल के पास हो, P सबशेल के पास हो, तो इमीडिएटली आप कह दोगे कि इसके लिए L की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि P एक सबशेल है तो L की एक वैल्यू होगी। मगर जब मैं आपको किसी शेल के पास ले जाऊंगा, कहूँगा चलो थर्ड शेल के पास, हाँ समझना, और कहूँगा बताओ जी अब थर्ड शेल में L की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब मैं पूछना चाहता हूं कि थर्ड शेल में कौन कौन से सबशेल पॉसिबल है ना। तो जितने सबशेल पॉसिबल होंगे उतनी ही L की डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल होगी। तो यहां एक सवाल आता है कि किसी सबशेल, सॉरी, एक सवाल बनता है किसी शेल में, किसी शेल के लिए या n के लिए, n के लिए, n के लिए, गिवन n के लिए L क्या क्या हो सकता है, फिर कितने हो सकते हैं वैल्यू। नहीं समझ आई। दो सवाल बनता है नंबर से जुड़ा हुआ, एक कितने आदमी थे कालिया, फिर कौन कौन थे। तो आपसे भी दो सवाल पूछा जाएगा, एक L की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, फिर वो कौन कौन सी वैल्यू होगी। तो जरा सोचो ठहर के कि L की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी, उतनी ही पॉसिबल होगी जितने सबशेल पॉसिबल होंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि किसी शेल में नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल टू n होता है, मतलब जिस शेल में रहोगे उतने ही सबशेल पॉसिबल होंगे। अगर आप थर्ड शेल में हो तो 3 सबशेल पॉसिबल होंगे, फोर्थ शेल में 4 सबशेल पॉसिबल होंगे। इट मीन्स जिस शेल में रहोगे, जिस शेल में रहोगे उतने ही L की वैल्यू पॉसिबल होगी। तो एक बहुत अच्छी बात हमारे सामने कंक्लूजन के फॉर्म में आ गई है। अभी सेकेंड पॉइंट में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पहले इसको डाइजेस्ट करो। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L इज इक्वल टू n। क्लियर कर दूं कि अभी मैं आपको वो वैल्यू नहीं बता रहा हूं कौन कौन सी वैल्यू, बस बोल रहा हूं कि n के बराबर पॉसिबल, मतलब फॉर एग्जांपल फॉर, तो थोड़ी देर और ठहर जा, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, थर्ड शेल, थर्ड ऑर्बिट के अंदर
बात समझना, फॉर n इक्वल टू 3 एल की थ्री वैल्यूज पॉसिबल है, वैल्यूज पॉसिबल है, 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है। अब वो 3 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, वो मेरा अगला पॉइंट होगा। तो कितने आदमी थे, ये अभी कितने आदमी थे इसका आंसर आया, फिर वो कौन कौन से थे। तो अभी हमने बस ये देखा कि कितने एल की वैल्यू पॉसिबल है। मतलब अगर मैं n इक्वल टू 4 में रहूंगा तो मेरे पास एल की 4 वैल्यू आएगी, वो 4 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, वो मेरा अगला सवाल है। एल की 4 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, वो मेरा अगला सवाल है। वो कैसे आंसर करेंगे, अगले बॉक्स में लिखेंगे उसको बहुत अच्छे से कि पॉसिबल वैल्यू आखिर वो होती कौन कौन सी हैं। एग्जैक्ट पॉसिबल वैल्यूज, अब एग्जैक्ट वैल्यूज लिखने जा रहा हूं। वैल्यूज ऑफ एल इज इक्वल टू 0 से शुरू करिएगा, 0 से, और फिर जाइएगा n-1 तक, 0 to n-1, 0 से शुरू करिएगा और n-1 तक जाएंगे, n-1 तक जाएंगे। व्हाट डज इट मीन कि अगर n बराबर 3 दिया जाए, n बराबर 3, तो एक तो आंसर हो गया कि भाई l की कुल 3 वैल्यू पॉसिबल है। फिर वो 3 वैल्यू कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, तो वो कौन कौन सी हैं लिखने के लिए आप लिखेंगे 0 शुरू करिए, 0 1 2 तक जाओ, बस 2 तक क्यों, n-1 है ना, तो 3 - 1 2 होगा। सो ये लिख लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n इक्वल टू 3 लेता हूं तो l की वैल्यू क्या क्या होगी, देखो 0 शुरू होगी, 1 जाएगी और 2 तक जाएगी। 2 तक क्यों जाएगी, बिकॉज n-1 कितना आएगा, 2 ही आएगा ना, इतनी बेसिक में तो आती होगी। अगर आपने लिया n इक्वल टू 4 तो l की वैल्यू 4 होंगी, वो 4 कौन कौन सी होंगी, वो 4 कौन कौन सी, जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर से रिवाइज करें वीडियो को पीछे करके, 0 1 2 3, ये 4 वैल्यू देखो कि वो 4 है कि नहीं, 1 2 3, कितने आदमी थे, 4, कौन कौन से थे, 0 1 2 3। अब आपको इससे पता चल गया कि आप जब थर्ड सेल में होंगे, थर्ड सेल में होंगे, थर्ड सेल में होंगे, थर्ड सेल में होंगे, तो कौन कौन से सबसेल पॉसिबल होंगे, एस होगा, पी होगा, डी होगा। जब आप फोर्थ सेल में होंगे तो कौन कौन से सबसेल पॉसिबल होंगे, एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा। मतलब फोर्थ सेल में चारों सबसेल पॉसिबल है, एस पी डी एफ। थर्ड सेल में 3 सबसेल, थर्ड सेल, जरा सेंटेंस सुनो, थर्ड सेल n बराबर 3, l की 3 वैल्यू, l की भी 3 वैल्यू और सेल भी तीसरा है, 3 l की वैल्यू कौन कौन सी, 0 1 2, तो सबसेल कौन कौन से, एस पी डी। ये है क्वांटम नंबर का खेल। सो अगर मैं इक्वल टू 2 लिखता हूं, सो ऑब्वियसली एल की वैल्यू 0 1 होगी और उसमें सबसेल कौन कौन से होंगे, केवल एस और पी होंगे बस। आई होप इट इज अंडरस्टूड। सो क्लियर हो गया। इतना पॉज करके पहले डाइजेस्ट कर लेना, फिर तभी आगे बढ़ना, तब भी आगे बढ़ना। तो याद रखना, एक सवाल तो यहां से कर लोगे कि अगर कभी मैंने आपको n की वैल्यू दे दी, n की वैल्यू दे दी, n की वैल्यू दे दी x, तो l कभी, l कैन नॉट बी, l कैन नॉट बी, याद रखना l कैन नॉट बी x, मतलब ये कह सकते हैं l मस्ट बी, l मस्ट बी लेस देन x। अगर nx हो गया तो ये बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अगर मैंने सवाल में n इक्वल टू 3 दे रखा है, वही 3 4 तक ही आएगा और क्या आएगा, n इक्वल टू 3 दे रखा है, तो याद रखना l की वैल्यू 3 कभी पॉसिबल नहीं हो, ये नॉट परमिसिबल है, नॉट नॉट परमिसिबल। तो थोड़ी देर और ठहर जा, नॉट परमिसिबल। एन और एल की दोनों वैल्यू सेम नहीं हो सकती, एल को हमेशा एक कम रहना पड़ेगा, ये कंडीशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हिल रहा है कहीं, हेलो हेलो, ताड़ा ताड़ा।
ओके गाइस, अब एक अगला टॉपिक, एल की हेल्प से और क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो, आपको जो सबशेल है ना, उस सबशेल के अंदर चलना है। अब उस सबशेल के अंदर क्या होगा? ऑर्बिटल होगा। सबशेल के अंदर क्या होगा? ऑर्बिटल होगा। सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होगा। सबशेल के अंदर क्या है? सबशेल के बाहर क्या है? सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे। क्या होंगे? ऑर्बिटल्स होंगे। अब आपको उन ऑर्बिटल्स तक पहुंचना है, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? पहले फार्मूला समझेंगे, फिर फंडा समझेंगे। जो कुछ ये तीन चीजें लिखी है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ। कोई भी स्लाइड स्किप नहीं करना है, कोई भी मिनट फॉरवर्ड नहीं करना है। चाहे भले आप 2x की स्पीड से देखो, पर देखो सारा, ठीक है। पता नहीं कौन से मोमेंट पे कौन सी इंपॉर्टेंट बात कर दूं और वह एग्जाम में आ जाए। तो अब हमारे पास एल की हेल्प से, अगर आपको याद हो, नहीं याद तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ाऊंगा। एल की हेल्प से, किसकी हेल्प से? एल की हेल्प से अब हम क्या निकाल सकते हैं? एक एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। आपको याद होगा, एक था नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये था ऑर्बिटल का, I'm सॉरी, ऑर्बिट का मोमेंटम, जिसका फार्मूला था NH/2 पाई। अच्छे समझ लीजिए, ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाएगा। लिख देता हूँ नोट के फॉर्म में, साइड में आप लोग लिख लीजिए, NH/2 पाई। जो H/2 पाई है ना, इसी को फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एच कट या एच बार से भी लिखते हैं। एच कट तो मतलब एंगुलर मोमेंटम जो लिखा है, ये एंगुलर मोमेंटम, इसको MVR से लिखते हैं फिजिक्स के अंदर। एंगुलर मोमेंटम ये कितना आ जाएगा? NH कट। अब कोई भी आगे मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो वहां पर एच कट तो कांस्टेंट रहेगा, एन की वैल्यू में बदलाव आएगा, ठीक है। तो जब आप ऑर्बिटल, सॉरी, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड NH/2 पाई। अब मैं चलूंगा सबशेल के अंदर। सबशेल में क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है? ऑर्बिटल में होता है। तो अब आएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बहुत अच्छे सुन लो मेरी बात, वर्ड पे ध्यान देना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा? H/2 पाई तो वही रहेगा जो वहां था। एन की जगह पर, देखो दोनों पैरेलल में लिखना इंपॉर्टेंट है। एन की जगह पर अब अंडर रूट के अंदर LL+1 आएगा। अंडर रूट के अंदर LL+1 आएगा, बस। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फार्मूला। आप अपने हथेली पे लिख लो यार, चाहे दीवार पे लिख दो, चाहे शॉर्ट नोट पे लिख दो, ये आपको नहीं भूलना है टिल योर एग्जाम। उसके बाद भूल जाओ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, बॉक्स में लिख दो। ये 1 नहीं है, ये L है, इसीलिए मैंने उसको फिर से वहां लिख दिया अलग से एक बार। ये L है, L। 1 ना समझ लेना आप लोग। दीवानेपन का नशा सारी उम्र ना हो तेरे। अगला है, किसी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स रह सकते हैं? तो किसी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल का नंबर है 2l+1। कितना है? 2l+1। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। फार्मूला है, ऐसे ही पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। और कह सकता है अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल x है तो l की वैल्यू बताओ। अभी पूछता हूँ। तो अब आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो अगर ऑर्बिटल कुल इतने हैं तो इलेक्ट्रॉन इसके डबल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबशेल इज ट्वाइस ऑफ द 12+1। ट्वाइस ऑफ द 12+1। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। मैं एक छोटा सवाल लेता हूँ यहाँ पर। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, if maximum number of electron, if maximum number of electron in any subshell is x, then
फाइंड एल, फाइंड क्या ऑप्शन दिया होगा, फाइंड एल, एल फाइंड करो, तो बस फार्मूले में पुट कर दो, x इज इक्वल टू 2l प्लस 1, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनी सबशेल इज इक्वल टू 2l प्लस 1। तो यहाँ से l निकालना है, आप निकाल लीजिए ट्रांसफर करके, तो x माइनस 1/2, ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। l की वैल्यू से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से सबशेल पॉसिबल हैं। ठीक है, SPDF, फिर उन SPDF की आपको शेप बतानी होती। पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन का एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ, टेबल टेबल टेबल, बहुत इंफॉर्मेटिव है, छोटी है, आसान है, इजी है, पर इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं क्या करूँ। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सबशेल, और उस सबशेल के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पूरा सॉल्व करते हुए समझेंगे अच्छे से। आई होप आप फार्मूला जान चुके हैं, अंडर रूट LL प्लस 1 बाहर है चपान 2 पाई, रूट से बाहर है चपान 2 पाई। तो अगर हम एस सबशेल की बात करें तो एस के लिए तो आपको पता है L बराबर 0 होगा, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। पी सबशेल की बात करें तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा गाइस, थोड़ा पॉज करके ये टेबल आप लोग कंप्लीट करिए खुद से। अंडर रूट L प्लस 1, अंडर रूट 1 1 प्लस 1, L की वैल्यू 1 होती है ना, इसके लिए L इक्वल टू 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, L इक्वल टू 0 लिख देता हूँ यहाँ पर, h अपान 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे, रूट कितना आएगा, रूट 2 h कट या h अपान 2 पाई, है कि नहीं, है कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से देखिए, वापस जाइए और फिर से वीडियो देखिए, थोड़ी देर पहले से, जहां मैंने एंगुलर मोमेंटम समझाया, मैंने पूरी बात एक्सप्लेन की है। ठीक है, अगर आपको कोई बात समझ, एक बहुत बड़ी बात समझ लो आप भाई, मेरे क्लास में एक फंडा है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो इसका सीधा रीजन हो सकता है आप उस वक्त कुछ और सोच रहे थे, देख तो मुझे रहे थे। तो आपको क्या चाहिए कि फिर से आप देखिए, मैंने बात अपनी पूरी बोली होगी, ठीक है, बात पूरी बोली होगी, बस आपका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। डी तो डी है, डी के लिए एल भी 2 है, जब 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 6 h अपान 2 पाई, है ना, अंडर रूट 6 h अपान 2 पाई। इतना ही नहीं, और सुनो, एफ के लिए भी निकालेंगे, एफ के लिए एल बराबर 3, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 h अपान 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट 12, ये अंडर रूट 12 एच कट रूट से बाहर रहेगा। तो ये 4 पूछ सकता है आपसे, 4 पूछ सकता है, पूछ चुका है, हिस्ट्री उठा के देखो, ये सब PYQs में है, जो भी बात कर रहा हूं वो दो ही एग्जाम में आएगा, या PYQ या FYQ, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन या पास्ट ईयर क्वेश्चन। अच्छा, ये अभी बात नहीं करेंगे, अभी हमें शेप की बात करनी है। थोड़ा सा पॉज लेते हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब हम ना कहां तक पहुंच गए, सबशेल तक पहुंच गए, और हमें एक बात सबशेल तक पहुंचते ही ये बात पता चल गई है कि सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है। अब एक बात बता समझा दूं आपको, सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, जितने भी, एक पर्टिकुलर सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे
वो सब एक जैसे होंगे। मतलब मैं आपको पहले बता दूं कि हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है अभी एक थोड़ी देर पहले, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल। तो पहले इस बात को थोड़ा सा और एलाबरेट कर देता हूँ, फिर मैं आपको शेप समझाता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल, दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पल के झुके यार उठने लगे तो हौल से उसका सलाम आया। देखो जी, देखो जी, देखो जी, यहाँ हमने लिखना है सबशेल, और यहाँ लिखना है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, और यहाँ लिखना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है कि हमेशा उतने ही इलेक्ट्रॉन हो, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो फार्मूले से निकाला जाएगा एल की वैल्यू पुट कर करके। पहला है हमारे पास एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल, जो अभी यूज होते हैं मार्केट में। एस सबशेल के बात करते हैं। अब एस सबशेल के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल, तो हम उसको एक बॉक्स से लिख के समझते हैं, जस्ट फॉर अंडर। चाहे गोला वाला बॉक्स लिखो तब भी सही है, और चाहो तो आप उसको स्क्वायर बॉक्स लिखो तब भी सही। ये रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं है कि ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, ये बस रिप्रेजेंटेशन है। एक ऑर्बिटल है, एक बॉक्स है, और आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, तो एक ही सबशेल एक ही ऑर्बिटल, तो यानी इस सबशेल में भी बस 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद चलते हैं पी सबशेल के पास। आइए, पी सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल बना के छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, आप समझ लीजिए, फार्मूले से आया है 3 ऑर्बिटल, 3 आइए यो 3 बॉक्स, 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ये नहीं आएगा तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए ये पहले टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ऑल टाइम याद होना चाहिए। डी सबशेल, डी सबशेल, मैं उन बच्चों को ध्यान में रख के चल रहा हूँ जो बच्चे 11th क्लास में हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज अभी नहीं है। जो ड्रॉपर में है वो 2x की स्पीड लगाएं और देखते हुए चले जाएं, या डायरेक्ट क्वेश्चन में चले जाएं अगर उनको ये सब कुछ आता है तो। और क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं चाहते हो, एकदम साफ साफ तुरंत आंसर चाहते हो, तो वीडियो पहले देख लो। यहाँ पर 5 ऑर्बिटल रह सकते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। मैं ये इलेक्ट्रॉन जो लिख रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इन सबशेल लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है, सबशेल, सभी सबशेल के अंदर। तो इसमें जब 5 ऑर्बिटल्स हैं तो एक में 2 रहेंगे, 5 में 10 रहेंगे, सो सिंपल। उसके बाद एफ सबशेल, एफ में टोटल 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये टेबल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे बार बार इस्तेमाल होने वाली है, पॉज करिए, समझ लीजिए और लिख लीजिए। यहाँ लिख देता हूँ 3 5 और 7। चलिए, अब मैं ये बता रहा था कि जैसे आपके पास यहाँ पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, हाँ समझिए। अब इन तीनों ऑर्बिटल्स का जो शेप है ना, डिजाइन, वो एक जैसा होगा, तीनों ऑर्बिटल एक जैसा दिखेंगे। अब डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये पांचों एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। इन पांचों ऑर्बिटल का शेप एक जैसा होगा, मगर इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल अलग अलग डिजाइन के होंगे। आपको पी का ऑर्बिटल भले दोनों इलेक्ट्रॉन 2 ही रख सकते हैं, बट इनका जो लुक होगा, अपीयरेंस, वो डिफरेंट होगा। ये अलग तरह दिखेगा, ये अलग तरह दिखेगा, पर ये आपस में पांचों एक जैसे दिखेंगे, समझ गए।
तो क्या डिफरेंस क्या आएगा, अब ये बात आगे अब नई बात बताने जा रहा हूँ, अगली बात कि इसके अंदर 3 ऑर्बिटल, तीनों एक जैसे दिखेंगे, मगर तीनों का जो ओरिएंटेशन होगा ना स्पेस के अंदर, ओरिएंटेशन कहाँ रखे हैं, वो किस डायरेक्शन में रखे हैं, किस दिशा में रखे हैं, वो डिफरेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, 3 लोग जब खड़े होंगे तो अलग अलग पोजीशन पे रहेंगे ना, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी है, तीनों एक जैसे नहीं, एक जैसे तो हैं शेप में, डिजाइन में, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है, कोई एक्स एक्सिस की तरफ पड़ा होगा, कोई वाई एक्सिस की तरफ पड़ा होगा, कोई जेड एक्सिस की तरफ पड़ा होगा, इसलिए इनके पड़े होने की डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो शेप की बात करने जाऊंगा तो मैं ये बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा पी के पहले ऑर्बिटल का शेप बताओ, इसका बताओ, उसका ना, तीनों का सेम है। मैं बोलूंगा सीधा पी ऑर्बिटल का शेप बताओ, तो पी ऑर्बिटल में कोई सा भी पी ले लीजिए, सब एक जैसे दिखेंगे। ये तीनों का डिजाइन है, देख लीजिए। एफ ऑर्बिटल का जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही मुश्किल है, टफ है, हमारे किसी भी सिलेबस में नहीं है, ना जेई एडवांस, ना जेई मेंस, ना नीट, ना बोर्ड एग्जाम, किसी भी सिलेबस में नहीं है। केवल 3 ऑर्बिटल्स का शेप हमारे सिलेबस में है, एस, पी एंड डी। एस का शेप स्फेरिकल होता है, बॉल जैसा, फुटबॉल जैसा, स्फेरिकल, स्फेरिकल एस ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का शेप डंबल जैसा होता है, डमरू, डंबल अगर आपने जिम किया तो डंबल जैसा भी समझ सकते हैं, डंबल जैसा, डंबल, डंबल। ये है पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल है। क्या बोला था मैंने, पी ऑर्बिटल। उसके बाद डी ऑर्बिटल ऐसे ही 2 डंबल से मिलकर बना होता है, डबल डंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल डंबल। तो ये क्या है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल। और ये है डंबल, और ये है डबल डंबल। डी क्या है, डबल डंबल, डबल डंबल। डबल डंबल को ही हम लोग बोलते हैं लीफ स्ट्रक्चर, ये लीफ जैसा, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर है, लीफ जैसा शेप है इसका। तो ये एक रफ आइडिया हो गया कि हाँ भाई कौन सा ऑर्बिटल कैसा दिखेगा। अब डी का कोई सा भी ऑर्बिटल होगा, सब ऐसा ही होगा। मैं ये कह रहा था कि उस डी के 5 ऑर्बिटल्स की जो पोजीशन होगी वो डिफरेंट हो सकती है ना। तो इसलिए ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है, पर शेप सबका डबल डंबल रहेगा। तो ओरिएंटेशन के बेसिस पे इनके नाम लिखे जाएंगे, डरिएगा नहीं, बहुत छोटे छोटे नाम है। इसका एक ही ऑर्बिटल, नो नाम, इसमें 3 नाम होंगे, पी एक्स, अयो, एक का नाम पी एक्स रख दो, किसी का नाम, दूसरे का नाम पी वाई, और तीसरे नाम पी जी, पी जेड। ये एक्स वाई जेड सफिक्स में नीचे रखा जाएगा, बिल्कुल लटकता हुआ। डी के 5 ऑर्बिटल होंगे, 5 में से किसी को भी आप डी एक्स वाई नाम दे सकते हो, किसी को डी वाई जेड, ये नाम दिए जाते हैं, ये आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ इंफॉर्मेशन। ये इसके नाम होते हैं, पहले ये इंफॉर्मेशन ले लो। आप पढ़ते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनमें से किसी को बुला सकते हो, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन कॉल एनी ऑफ देम एज डी जी स्क्वायर, नो रिस्ट्रिक्शन। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई, इसको नहीं पढ़ना आप, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डैश है ऐसे ही। फिर लास्ट है डी जी स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, 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 तोड़ा 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 तोड़ा। अब इनके कोई नाम नहीं दिए गए हैं एफ ऑर्बिटल्स के, बस ये तीनों के नाम, 2 के नाम समझने हैं आप। चलिए अब मैं एक एक शेप को एक्सप्लेन करता हूं। ये है एस स्फेरिकल, एस सबशेल, एस एस ऑर्बिटल। अब इसमें क्या है, देखो जी, 3 एक्सिस आप हम सब जानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये स्फेरिकल है, तो जो हमारा न्यूक्लियस है ना बच्चों, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, हमारा न्यूक्लियस, वो जो हमारा न्यूक्लियस है ना बच्चों, उस न्यूक्लियस को हम लोग ऑरिजिन मानेंगे। क्या मानेंगे, ऑरिजिन। न्यूक्लियस को हम लोग ऑरिजिन मानेंगे, न्यूक्लियस है ये ऑरिजिन ऑफ द एक्सिस है। अब ये जो ऑर्बिटल है ये तीनों दिशाओं में फैला हुआ है, तीनों दिशाओं में, 3 दिशा नहीं मतलब 3 एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर भी चला गया, वाई एक्सिस पर भी चला गया और जेड एक्सिस पर भी चला गया, बराबर बराबर गया। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन
एस ऑर्बिटल में होगा, कोई इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होगा, तो आप ये एजम्पशन लेके चलेंगे, ये कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन तीनों एक्सिस पर बराबर बराबर पाया जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस आर इक्वल, इज इक्वल, जो भी है इक्वल है। जितना एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उतनी वाई एक्सिस पर, उतना जेड एक्सिस पर। तो मैं क्या बोलूंगा, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एक्स एक्सिस पर कितनी होगी बच्चों, 33.33%। वाई पर भी कितनी होगी, 33.3%। जी पर भी कितनी होगी, 33.3%। या 4 लिख दो, मतलब बराबर बराबर है, 0.333 करते रहो आप, 1/3 1/3 1/3 परसेंट निकालोगे तो 33.33%। तीनों एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन होगा। यानी अगर आप इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रख देते हैं तो आप भूल जाइए कोई भी ऐसी डायरेक्शन होगी, कोई भी ऐसी दिशा होगी, कोई भी ऐसा एक्सिस होगा जहां इलेक्ट्रॉन ना हो। मतलब हर एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होगा, हर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन होगा, हर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी ऐसी एक्सिस नहीं होगी जहां इलेक्ट्रॉन जीरो हो। ये थी स्टोरी ऑफ एस ऑर्बिटल। चलिए पी ऑर्बिटल के पास चलते हैं। पी डंबल है गाइस, अगर ये डंबल है, ऐसा दिखता है, जरा समझिएगा, ऐसा दिखता है, पेन देख लो, पेन डंबल ही है, यहां से डंबल बना लो। तो इस डंबल को आप जब प्लेस करेंगे तो हमारे पास 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी को कुछ भी मान लो। उन तीनों एक्सिस पर मैं एक एक डंबल को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पुट कर दो, एक को वाई के अलॉन्ग, एक को जेड के अलॉन्ग, तीनों को मिला दोगे तो एक सबशेल बन जाएगा, पी सबशेल, वो भी स्फेरिकल हो जाएगा फिर। तो तीनों सबशेल, तीनों ऑर्बिटल्स को मिलाने पर फिर से स्फेयर बनेगा। तो तीनों एक्सिस पे अलग अलग रख दिए जाएंगे, इस डंबल को रख दिया जाएगा। अगर आपने वाई एक्सिस पर रख दिया तो इसका नाम पी वाई हो जाएगा। अगर आपने एक्स एक्सिस पर रख दिया, एक सब एक ही चल रहा है क्या, धूम ताना ना 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 ना, सॉरी, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है ऐसे, तो ये पी एक्स हो जाएगा। वाई के लॉन्ग रखा है तो पी वाई हो जाएगा, जेड के लॉन्ग रखा है तो पी जेड हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि 3 अलग अलग बनाओ, आप एक एक्सिस बनाओ, उसी का नाम पी एक्स दे दो, चाहे पी वाई दे दो, चाहे पी जेड दे दो, जो भी नाम दोगे इस एक्सिस का वही नाम दे देना ऑर्बिटल का। इस तरह से हमारे पास पी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। समझ गए, समझ गए, समझ गए। अब चलते हैं डी ऑर्बिटल्स के पास। डी के 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है, 5 ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। धूम ताना ना ना ना, धूम ताना ना ना, धूम 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 ताना धूम। तो उन पांचों में से पहले आप एक बात समझ लो कि हमारे पास जो डंबल है ना, ऐसा ऐसा कुछ है ना भाई, एक डंबल है, ये दूसरा डंबल है। इसको रखने के कितने तरीके हो सकते हैं। इन दो डंबल्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इसको रखने के कितने तरीके हो सकते हैं। आप एक बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग रख दो इन डंबल्स को। नहीं समझ आ रहा है, ये डंबल है, इन्हें कहाँ रख दिया, एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रख दिया, अलॉन्ग, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, के अलॉन्ग रख दिया। तो इसका नाम दे दूंगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पहला डंबल। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इसको मैं थोड़ा सा 45 डिग्री रोटेट कर दूं, 45 डिग्री रोटेट कर दूं, तो ये इस बीच में ऐसे आ जाएगा। समझना मेरी बात को, इस बीच में आ जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में आ जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं इन दोनों को ऐसे एक्सिस के बीच में रख सकता हूं, ऐसे। तो जब मैं एक्सिस के बीच में रखूंगा, दो एक्सिस के बीच में रखूंगा, दैट कैन बी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो एक्सिस के बीच वाले 3 पॉसिबल डी ऑर्बिटल्स हैं। एक्सिस के बीच वाले 3 पॉसिबल हैं, कौन कौन से बच्चों,
अगर मैंने एक्स वाई के बीच में रखा तो नाम दूंगा डी एक्स वाई, अगर मैंने वाई जेड के बीच में रखा नाम दूंगा डी वाई जेड, अगर मैंने जेड एक्स के बीच में रखा तो नाम दूंगा डी जेड एक्स। अब दिखने में डिफरेंट रखना जरूरी नहीं है, बस एक्सिस का नाम बदल दीजिए, काम हो जाएगा। अब तीसरा समझने की जरूरत है बहुत अच्छे से। तीसरा है डीजी स्क्वायर या डीजेड स्क्वायर। दो डंबल है हमारे पास, दो डंबल। देखो एक डंबल डंबल तो जेड एक्सिस के अलोंग होता है, परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के अलोंग। और दूसरा डंबल इस एक्स वाई, देखो ये है एक्स वाई प्लेन, ठीक, एक्स वाई प्लेन, इसमें दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक ऐसे आया जेड एक्सिस, है ना, जेड एक्सिस। तो एक डंबल तो जेड एक्सिस के अलोंग है, अलोंग, और दूसरा डंबल डमरू एक्स वाई प्लेन यू, एक्स वाई प्लेन पर ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो जब कोई चीज लगातार घूमती है ना, तो वो एक रिंग फॉर्म कर लेता है। जैसे फैन के तीन प्लेट्स हैं, अगर फैन रुका हुआ है तो वो प्लेट अलग अलग तीन प्लेट है, बीच में गैप होगा प्लेट्स के बीच में। मगर अगर वही फैन चलने लग जाए ऐसे, तो एक रिंग फॉर्म हो जाएगी, फिर वहां पर हाथ लगा के चेक करोगे तो मजा आ जाएगा। इसलिए यहां पर भी जो एक एक डंबल तो जेड एक्सिस के अलोंग हो गया परपेंडिकुलर, ये देखो ये, और दूसरा डंबल क्या है, दूसरा डंबल एक्स वाई प्लेन पर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये डंबल घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो एक रिंग फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो डीजेड स्क्वायर में खास बात याद रखिएगा, ये डीजी स्क्वायर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर क्या होता है, वन डंबल, एक डंबल जो है वो एलोंग एक्सिस, एलोंग जेड एक्सिस है, और दूसरा डंबल जो है वो है ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पर घूम रहा है, ठीक है। तो ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, इनके शेप में बहुत सिमिलरिटी है। लाइक आप इन तीनों को एक साथ एक सेट मान लीजिए, एक कॉम्बिनेशन, जो जिसमें लोब्स, ये जो एक पार्ट है ना, पूरा डंबल होता है, लेकिन जो एक पार्ट होता है इसको लोब बोलते हैं। किसको, ये लोब है, ये लोब है, ये जो लोब है ना, लोब, ये जो लोब है, ये लोब इन दो ऑर्बिटल्स में एक्सिस के अलोंग है, अलोंग। लेकिन इन तीनों ऑर्बिटल्स में कोई भी लोब एक्सिस के अलोंग, एक्सिस पर नहीं है, सब एक्सिस के बीच में है। और यहां पर ये एक्सिस के साथ 45 डिग्री पर होगा, 45 डिग्री पर अगर मैं एंगल लिखूं तो 45 डिग्री आएगा। तो फिलहाल के लिए इनऑर्गेनिक की पॉइंट ऑफ व्यू से इतना समझ लीजिए, बाकी इनके बारे में और एक्सप्लेनेशन हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। और एलाबोरेट किया जाएगा वहाँ पर नोट्स वगैरह के बारे में, कहाँ पे कितने नोट्स आएंगे। हाँ, नोट्स क्या होते हैं वो थोड़ा सा मैं यहाँ इंट्रोड्यूस दूंगा, ताकि मेरे क्वेश्चन छूटे ना। तो ये थ्योरी वाला लेक्चर होने वाला है। उसके बाद मैं आपको पहले सवाल दिखा देता हूँ कितने पीवाईक्यूज में आने आए हुए क्वेश्चन हैं। ये देखो 2021 में आया था क्वेश्चन, सिंपल सवाल कर लेंगे, बहुत सिंपल है, अभी ये करूंगा। मगर एक बार दिखाता हूँ, 24 का मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस। दोबारा क्यों आ गया, अच्छा स्पिन कौन नंबर है। पूरी क्वांटम नंबर पढ़ाने के बाद फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। 2020 का है, 20 का है। मैं जेई की भी क्वेश्चंस लाऊंगा, इसमें रखूंगा, जेई एडवांस के भी रखूंगा, देख लो पहले आप, जेई एडवांस का भी रखूंगा। जेई एडवांस देख कर डर मत जाना, पढ़ना आपको थ्रोली है तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, कोई सा भी निकाल रहे हो। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, 2 लाइन में आंसर आएगा। अगर आप भाई इतना पढ़ोगे ना, इतना, तब जाके इतना कर पाओगे। तो पढ़ोगे इतना तो कर पाओगे, इतना तो क्या फायदा होगा। थ्रोली पढ़ना है, कंसेप्चुअली है, कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेई के ही क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ये एडवांस का सवाल है, मैं कराने वाला हूँ। ये जेई मेंस का है, आप बस देखते रहिए अभी मैं क्या दिखाने वाला हूँ।
चल क्या रहा है ये, जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टर्न द रेड। ये देखो नीट का भी क्वेश्चन है, नीट 24 का। तो नीट का इजी होता है ना, जेई मेंस थोड़ा बेहतर होता है। तो आप नीट के क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे, ऐसे चुटकी में। तो जब आप जेई मेंस की पढ़ाई करेंगे तो नीट आपके बाएं हाथ का खेल होगा, और आप जेई एडवांस की पढ़ाई करेंगे तो जेई मेंस आप बाएं हाथ का खेल होगा। अब ये देखो जेई मेंस आ गया। तो ये क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे। तो पहले आपको क्वांटम नंबर्स खत्म करना है, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो इस लेक्चर में मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स तक पढ़ाया, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स तक पढ़ा दिया। यहाँ तक की स्लाइड अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद अगले लेक्चर में आपको बाकी कंटेंट मिलने वाला है। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मैं इसमें अभी बहुत कुछ बताने वाला हूँ अगले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच। चैनल से जुड़े रहो, कब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है।